नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 ओशियन एंड सीज, महासागर एवं समुद्र। सागर या समुद्र। महासागर क्या है? नथिंग बट पृथ्वी के आंतरिक बलों से निर्मित हैं जो महाद्वीपों को घेरे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें जल है, नो डाउट। पृथ्वी का अगर हम देखें ध्यान से तो पृथ्वी पर पृथ्वी है और उस पृथ्वी में लगभग आप जानते ही हैं ये हिस्सा दिस इज लगभग 71% पानी जल और 29% भूमि है। और एक्यूरेसी से लाओ लिख दें भैया तो 29.2% और 70.8% से जल ये पृथ्वी का हिस्सा। और टोटल जो पानी है, कुल पानी सागर प्लस महासागर का 96.5% खारा, ताज़ा जल जो केवल हम कह सकते हैं पीने वाला ये है 2.5% एंड खारा भूजल प्लस खारा झीलें जो लेक्स ये हैं 1%। तो लगभग हो गया ना, हो गया 96, 99, 100। ध्यान रखिएगा आप इसे। अब आते हैं कि जो जल है दुनिया में ये किस स्वरूप में है। इसके लिए मैं तुरंत आपको लिखने से बेहतर है कि एक संलग्न कर देता हूँ PDF फाइल। आज बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आप काफ़ी कुछ समुद्र जल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। So it's going to be very good session। आइए या इसे आप याद थोड़ा सा समझिए और थोड़ा याद भी रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने इसे पूछा है। अगर आप ध्यान दें यूपीएससी ने पूछा 21-22 में, शायद ध्यान से देखिएगा 21 या 22 में पूछा है ये। समुद्र का जब कहें जो ज़्यादा परसेंटेज है मात्रा जल की वो है महासागर में 97.25%, जो आप पहले भी देख लिए। मतलब जल का जो अधिकतम मात्रा है महासागर में, उसके बाद
मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैं ग्राउंड वाटर को ज़्यादा समझ लिया, लेकिन नहीं, दूसरे नंबर पे ये हैं आइस कैप्स, जो बर्फ जमे हैं, बर्फ छत्रक हम कह सकते हैं। सेकंड पे ये हैं, फर्स्ट पे महासागर हैं। ये क्रम याद रखिए। फिर तीसरे पे आती हैं ये, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, सॉरी, ये दोनों एक ही साथ हैं, ध्यान दीजिएगा। आइस कैप एंड ग्लेशियर, बर्फ छत्रक और ये जलाशय एक ही साथ आते हैं। फिर ग्राउंड वाटर तीसरे पर है। मैं सोचा कि ये ज़्यादा होगा, नो, भूमिगत जल थर्ड पे, बस ये। उसके बाद आपकी हैं झीलें, जाहिर सी बात है, कैस्पियन सागर जैसी झीलें हैं, झील। फिर पृथ्वी में नमी। अब सोचो, पृथ्वी में नमी वायुमंडल में उपस्थित जल से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा भैया, आसमान में कितना होगा, तो ये नमी है, वायुमंडल में जल है। फिर नदियाँ देख रहे हैं आप, कहाँ आ रहा भाई, नदी का आप ध्यान से देखना, इसको समझना कि नदियों और धाराओं में कितना है। ये है जल की स्थिति। नदी धारा में इससे ज्यादा पानी तो वायुमंडल में टहल रहा है, जो वर्षा कराता है। इस क्रम को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 बार आप देख लो, ऐसे लिख लिख के समझ लो कि पहले महासागर आ जाएगा, फिर ये हिमनद आ जाएगा, फिर कहीं ना कहीं भूमिगत आ जाएगा, फिर झील, फिर आर्द्रता, फिर वही वायुमंडल, फिर नदी। तो ये आप क्रम अच्छे से याद कर लीजिए इसको, कि अर्थ सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर पानी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत काम कहा आप लोगों के लिए, तो ज़रूरी बात है उसको मैं प्रेशर दे के बताऊँगा, और तो आप लोग स्वयं देख लेंगे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रमुख महासागर, प्रमुख महासागर, यहाँ नंबर 1 प्रशांत महासागर, जिसे हम कहते हैं पैसिफिक, पैसिफिक ओशन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा। नो डाउट, इसका नाम फर्डिनेंड मैगलन, पीसीएस वाले भाई लोग ध्यान दे दें, इसका जो नाम रखा था, पुर्तगाली खोज करता था ये, फर्डिनेंड मैगलन। पूरा प्रशांत महासागर देखेंगे तो लगभग ये दिखता है कुछ ऐसे, ऐसे त्रिकोणीय दिखता है। औसत गहराई, उसकी गहराइयों का अगर क्रम पूछ ले, लगभग 4280 मीटर है, 4280 मीटर। दूसरा, नाम लिख दे भैया, आप जानते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको देखना कि ये है कहाँ। अब अटलांटिक की, इनमें कौन से द्वीप हैं, क्या इनकी विशेषता है, तो सेकंड लार्जेस्ट एंड सबसे ज़्यादा खारा है, मोस्ट सावर, या कहीं खारा है, खारा होगा, साल्ट का कंपोजिशन ज़्यादा होता है तो साल्टीएस्ट बोल देंगे, साल्टीएस्ट खारा। यस के आकार का है इसे, अगर देखिएगा आप लोगों को मैं दिखा दूं, सबसे अच्छी बात तो आता है ये मैप ही देखने में भाई, देखिए यार, देख रहे हो, देखो ये, इसी को कहते हैं कि यस के आकार का ये है। ये देख रहे हो आप, ओ बाबू, ये इसी को हम कहते हैं यस के आकार का। कलर चेंज करो थोड़ा सा,
दिस मिल जाएगा, ठीक है। ये यस के आकार का अटलांटिक। यस। प्रशांत तो ऐसे नहीं दिख पाएगा। प्रशांत के लिए हम ऐसा कोई चित्र लें जिसमें, एक्चुअली क्यों नहीं दिख पा रहा कि आधा ये इधर है, आधा इधर है, तो ऐसे कुछ ऐसे नीचे से, मतलब है एक तरीके से नीचे इसका रीजन ज़्यादा है ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, अगर कहिए तो मैं सर्च करके दिखा दूँ आपको। प्रशांत पैसिफिक ओशन। ये है, देखिए, ये है पैसिफिक ओशन। ये दिस इज योर पैसिफिक ओशन। ओके, सो वी विल मूव नेक्स्ट ऑन। अटलांटिक हो गया यस के आकार का। फिर नंबर 3 इसी हिंद महासागर। अगर ध्यान दो तो दुनिया की बहुत ज़्यादा आबादी, हम कहें, हिंद के किनारे है, आसपास में है। देख रहे हो, अब इधर देखो, ये भारत है, अफ्रीका है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत ज़्यादा आबादी इधर निवास करती है, देख रहे हो, हिंद की तरफ में। तो पृथ्वी की सतह पर एक इंफॉर्मेशन लिखिए कि द ओशियन थर्ड लार्जेस्ट हो गया। इट कंटेन्स 20% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का 20% पानी अतिरिक्त अपने पास में रखता है। फिर दो आते हैं जो अटलांटिक एंड आर्कटिक। तो सबसे बड़ा प्रशांत, ये हो गया आपका तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड का सेट करने को आ जाए लार्जेस्ट। चौथा है अटलांटिक, फोर्थ है। भाई अटलांटिक फोर्थ कैसे है? कुछ तो गड़बड़ी भाई। ये है आपका हिंद एरिया, ये है आपका अटलांटिक, ये लोग फोर्थ लिखे हैं। ओके, मैं क्लियर करके भी लास्ट में बताता हूँ। और फिर इन्होंने लिखा है बाद में आर्कटिक। ये सदर्न एक दक्षिण महासागर भी है, ये जो आया है दक्षिणी महासागर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैं देखता हूँ ओशियन, क्लियर करके मैं तुरंत बता देता हूँ। ओशियन एरिया वाइज सबसे बड़ा पैसिफिक, देन प्रशांत के बाद है अटलांटिक, दूसरा, हाँ अटलांटिक बड़ा है, ठीक। फिर तीसरा है हिंद, फिर चौथा है, यार गलत लिखा है, एंटार्क्टिक लिखा है, हम कहे अटलांटिक कैसे हो सकता है। इंडियन ओशन तीसरा। अभी जो एक बाद में आया, जो हम आपको कहते हैं कि सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर को जो संज्ञा दी गई है, अब वो चौथे पोजीशन पे है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जानकारी इसी बहाना ये आ गया। चौथा हिंद के बाद में सदर्न, दक्षिणी महासागर, ये है आपका सदर्न ओशियन, इसको संज्ञा दी गई है दक्षिणी महासागर। ये फोर्थ है। The fifth is आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। इन पांचों का आपको क्रम याद रखना है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी एंड आर्कटिक।
इसको नॉर्थ अब जो है हिस्टोरिकली देयर आर 4 नेम्ड ओशियंस, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक। लेकिन अभी हमने मोस्ट कंट्री, यहाँ तक कि अमेरिका भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो दक्षिण है ये सदर्न ओशियन, अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं इसको, वहाँ 5th ओशियन के रूप में लोग मानने लगे हैं। तो यू शुड नो। क्रम इनका हो गया, ये हो गया 5वें या 5th। तो दक्षिणी महासागर है, इसको अंटार्कटिक भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि जल का वितरण क्या है, थोड़ा सा आप ये देख लें फिर हम आगे बढ़ें। जल का वितरण, ये भी है जल का वितरण। अगर कहें 46%, तो केवल प्रशांत में है। प्रशांत अकाउंट्स फॉर 46%। दुनिया के वितरण में कहें इसका योगदान 46 केवल प्रशांत है, लगभग आधा। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक 24%, तीसरे पे है हिंद 24%, चौथे पे है ये आपका सदर्न, देखिए दक्षिणी वाला 6%, या इसको हम अंटार्कटिक भी बोलते हैं, ये है 6%। फिर 4% है आर्कटिक। अब आपको एक क्रम याद हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रशांत, हिंद 20%, उससे बड़ा थोड़ा सा, उससे छोटा अटलांटिक 24%। ओके, आगे बढ़ते हैं। महासागरों में अगर कहें तो इनमें कुछ इनकी बेसिन के जैसे कुछ भाकृतियाँ होती हैं, जैसे आप स्थल के ज़मीन के ऊपर देखते हैं पर्वत, पठार, चोटी, श्रृंखला, घाटी, ये सब वैसे ही मेजर रिलीफ होती हैं ओशन बेसिन पे। तो हम एक बार देख लेते हैं मेजर रिलीफ। आप नाम समझिए, उनका क्रम याद रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ यही इम्पॉर्टेंट है इन सब एग्जामों के लिए। ऑफ ओशन बेसिन, आइए एक पिक्चर के द्वारा पहले हम समझने का प्रयास करें। मैं यार क्या हूँ, ओके आप ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं बाउंड्री, ये लगभग जल की बाउंड्री, पानी है ये, ठीक। ये स्थल वाला भाग है, कॉन्टिनेंट है। अब देखिए जल भरा हुआ है। आप जब जाएंगे तो कुछ दूर तक आपको बड़ी समतल भूमि मिलेगी, ये वाली, इसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीप से महासागर के उपकार समझिए आपकी एक तरीके से संक्रमण क्षेत्र है, तो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंट इधर है, यानी कॉन्टिनेंट के बाद जब पानी में उतरेंगे तो पहला जो एरिया मिलेगा इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। आप ध्यान से देख ही रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप जो है काफ़ी ही कम है, तो ये कहीं ना कहीं भूमि वाला हिस्सा है जो जल से ढका। उसके बाद आएगा ये देखिए स्लोपी का ही, आप नीचे जाते हैं तो इसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो क्रम देखिए, कॉन्टिनेंट के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लेब। फिर यहाँ पर विभिन्न समुद्री
की हम कहें विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। जैसे ये आपका है समुद्र, जहाँ पर नीचे तक उसमें खाई बनी है, उसे हम कहते हैं ट्रेंच, खाई। ये देखिए समुद्र के तल के नीचे आप एक चीज़ पढ़े होंगे, है मैग्मा। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ पढ़े हैं कि यहाँ पर लगभग 50-30 किलोमीटर के आसपास होता, 35 किलोमीटर मोटाई होती है भूपरपट्टी के नीचे महाद्वीपीय क्षेत्र में। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर होती है, यहाँ लगभग 35। तो इसीलिए यहाँ मैग्मा बहुत करीब है। ये है, मैं आपको बताया था कि आपस जहाँ पर डाइवर्ज करती हैं प्लेट्स प्लेट टेक्टोनिक में, ये डाइवर्जिव किनारा है। तो यहाँ पर देखिए लावा निकल रहा होता है, इसी को कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। देखिए लिखा है मिड ओसानिक रेंज। ये यहाँ का प्लेन है जिसको हम कहते हैं एबाइजल प्लेन। ये यहाँ का जो मैदान है, देख रहे हो, जो स्थलाकृति आप पृथ्वी को ऊपर देख रहे हो लगभग वैसे नीचे देख रहे हो। वहाँ क्रम में देख रहे हो कि ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, तो यहाँ देख रहे हो ट्रेंच सबसे नीचे है। उसी का विपरीत है, यहाँ स्थल पे आप मैदान देख रहे हो, यहाँ समुद्र में मैदान देख रहे हो। आप ध्यान से देखेंगे तो वही सब चीज़ें केवल है, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट में। ये देखिए आप, कॉन्टिनेंटल राइज, इसको कहते हैं महाद्वीपीय उभार। ये वाला हिस्सा, ये क्या है, सबमरीन कैनियन, वोल्केनिक आइलैंड। ज्वालामुखी उद्गार से, तो आप पढ़े हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है तो धीरे धीरे लावा जमता जाएगा, ये ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। अगर ये पानी के बाहर निकल गया तो इसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। तो ये देखिए ज्वालामुखी आइलैंड। ये क्या है, सी माउंट है, समुद्र के नीचे जो पर्वत है स्थल तक नहीं निकलने पाए हैं वो है। तो ये आपकी प्रमुख स्थलाकृतियाँ। इसके लिए आप प्रीफर कर सकते हैं एनसीईआरटी को भी। वहाँ पर भी हम कहें इनकी बनावट के बारे में दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं अगर मेरे पास किताब हो। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम प्रयास करेंगे पूरा ख़त्म करने को। एनसीईआरटी 11th भूगोल, दुश्मन देश। आइए देखते हैं महासागर। तो वितरण दिया है भाई, ये वो है जैसे आप देखिए उच्चतम पर्वत पृथ्वी के ऊपर का जो है, इसको मेरे को यहाँ थोड़ा आइडिया नहीं, पेन यहाँ चलता कैसे है। भाई साहब यहाँ कुछ है ना, समझ नहीं पा रहा हूँ कि पेंसिल कैसे चलती है साहब, इसीलिए कुछ एडिट कहाँ से करेंगे। ओके, आई विल टेल यू लेटर। आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये जो आपको उस दिन मैं बता रहा था सबडक्टिन प्लेट, यहाँ देखिए लिखा है महासागरीय पटल कैसे विस्तार हो रहा। आप देखेंगे एनसीईआरटी में इसलिए कहा जाता है कि रामबाण है ग्रामी बरामी की एनसीईआरटी। यहाँ देखिए सारी प्लेट सीमा है, तो ज्वालामुखी का क्या है, शील्ड ज्वालामुखी, दुर्बलता मंडल। ये आप पूरा क्षेत्र को फिर समझने का प्रयास करेंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें है नहीं। वायुमंडल में जल, महासागरीय जल, ये ऐसे ऐसे इसमें होगा। आई होप सो इसमें हो। हाँ देखिए, इसे आप पढ़िएगा जा करके, मैं तो आपको कुछ बताया हूँ। महासागरीय अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, अरे यार मैं क्या ही बताऊँ, ये वाला है। चलिए कुछ कुछ ना होने से कुछ अच्छा। तो ये महासागरीय था 4 प्रमुख भाग में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबाइजल प्लेन जो आप देखे थे, और ये महासागरीय जो गंभीर हैं, ये वो है
अभी आपको बताता हूँ। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, राइज हो गया, ये राइज है जो वहाँ पर गहरे बने हुए हैं। अब ध्यान से आप पढ़ेंगे इसको कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रदेश विस्तार सीमा होता है, यह सबसे उथला भाग होता है, औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी मिलेगी। अगर वो पूछेंगे तो हर जगह ये भिन्न भिन्न होता है। इनकी गहराई कितना होती है? शेल्फ की गहराई विभिन्न जगहों में विभिन्न होती है। मुख्यतः हम कहें या 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी, ये जानकारी आपको रखना है कितना मीटर गहरी हो रही है। फिर आगे आप चलेंगे, बेतलीय मैदान, एबेजियल प्लेन जो आप देखे हैं, महाद्वीपीय ढाल, ढाल देख रहे हैं, ये जो स्लोप मैंने बताया कि वहाँ प्रवणता लगभग 0 से 5 डिग्री होती है और इसकी गहराई 200 मीटर से 600 मीटर तक होती है। तो ये आप ये सब ध्यान से इसको समझिएगा। एनसीईआरटी से हम कहते हैं ये यहाँ, तो एक तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ जानकारी के लिए आपके कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय इसको कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट। तो यहाँ पर जो ढाल होगा 1 डिग्री या कम, गहराई होगा 30 से 600 मीटर, ये है। देख रहे हैं, मोटाई भी अलग अलग होती है यहाँ में, क्योंकि महाद्वीपीय शेल्फ यहाँ पर लंबे समय तक यहाँ पर तलछट आता रहता है महाद्वीप क्षेत्र से, तो अवसाद जीवाश्मी ईंधन के स्रोत हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये। ऐसे ही दूसरा है महाद्वीपीय ढाल। यहाँ यहाँ ढाल कितनी है? 0 से 5 डिग्री, गहराई 200 से 3000 मीटर। ये देखो पूरा चैप्टर इसमें पता नहीं कैसे आ गया है यार। ये देखो एनसीईआरटी का चैप्टर इसमें बिना मतलब को जुड़ गया। फिर जो गंभीर सागरीय मैदान होते हैं जो आप देखें नीचे, तो वो लगभग 3000 से 6000 मीटर तक होते हैं। बस गहराई देख रहे हैं आप, और उसके बाद महासागरीय गर्त। तो इनका आप केवल क्रम याद रखिएगा बस। सो डन। आइए अब देखते हैं अपना महाद्वीपीय ढाल हो गया। ये यार कहाँ से आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कट करके भेज दूंगा आप लोगों को, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, हमने देखा महासागरीय शेल्फ, फिर ढलान, फिर महासागरीय, हम देख रहे हैं कि वितलीय मैदान है। उसके बाद आता खाइयाँ, महासागरीय खाई, इसे कहते हैं ओशियानिक ट्रेंच। सबसे गहरा हिस्सा है, समुद्र तल का कुल 7% हिस्से को ये कवर करती हैं। दुनिया की जो प्रमुख खाइयाँ हैं, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। मेरे पास होगा तो मैं लगा दे रहा हूँ। यस, यही टाइम टेकिंग हो जाता है। सागरीय
ये है, आप इसको रिवाइज करिएगा। सबसे गहरी है मैरियाना प्रशांत में। संबंधित चीज़ों को भी देख लीजिएगा किससे हैं, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। फिर ये है अलेउतियन, अलेउतियन प्रशांत में है। फिर कुरील खाई प्रशांत में। दुनिया की जो सबसे गहरी खाइयाँ प्रशांत में ही, जापान खाई प्रशांत में। फिर प्यूर्टो रिको अटलांटिक में, दक्षिण सैंडविच अटलांटिक में, पेरू चिली अटलांटिक में, नाम से काफ़ी पता चल जाएगा, लेकिन जैसे कैमन खाई अटलांटिक में, सुंडागर्थ हिंद में, हिंद महासागर, ये याद रखें। मॉरिशस हिंद में, सिलोन हिंद में, सोमालिया हिंद में, डायमेटना हिंद में। तो ये खाई आपकी हैं प्रमुख, जिन्हें आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं हम माइनर जो रिलीफ फीचर्स हैं ओशियन के। हमने मेजर तो देख लिया, खाई हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, स्लोप हैं, बेसल प्लेन हैं। अब हम देख रहे हैं माइनर रिलीफ, छोटे जो हैं विशेषताएं, माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन। इसमें नाम आप ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी नहीं है सब। मिड ओसानिक रिज आपको बताया गया है। टू चेन ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिप्रेशन। द माउंटेन एज, आपको कहा था ना कि जहाँ पर ये वाला एरिया होगा कि प्लेटें अपसरित हो रही होंगी, दूसरे से बाहर जा रही होंगी, तो लावा इसे बाहर गिर रहा होगा। तो ये देख रहे हैं ना कि एक डिप्रेशन, एक गर्त सेपरेट करता है। तो ये माउंटेन्स का आप कह सकते हैं कि हम जब लावा जम रहा है तो यहाँ ऊंची ऊंची एशियस लाकर दोनों तरफ बन जाएगा पर्वत की तरह। इसी को कहते हैं मिड ओसानिक रेंज। इनकी पीक 2500 मीटर तक हो सकती है, 2500 मीटर तक इनका पीक हो सकता है। तो इन्हीं को मिड ओसानिक रेंज कहते हैं। दूसरा होता है सी माउंट। अब इससे जो नीचे हैं ये लगभग हम कहें कि समुद्र की तल तक भी आ जाती है। यह है कि तल के नीचे सी फ्लोर से शुरू होती हैं। अब देखो ये सी फ्लोर है, पानी भरा हुआ है। अगर ये बाहर निकल गया तो ये तो आइलैंड हो गया, आइसलैंड। अगर ये नीचे रह गया तो इसी को सी माउंट बोलते हैं। बस यही है। फिर सबमरीन कैनियन, सबमरीन कैनियंस, व्हाट इज दिस? ये एक तरीके से डीप वैलीज हैं। जैसे घाटी होता है स्थल पे ना, उसे समुद्री घाटी ये सब है। जैसे कोलोराडो नदी की है ग्रैंड कैनियन अमेरिका वाली, सेम वैसे। फिर गुयाट एक शब्द आता है, गुयाट, ये क्या है? अब ये देखो, अगर ये नुकीला है तो सी माउंट कहेंगे, अगर यही ऐसे हो गया चपटा तो इसी को गुयाट बोलेंगे सिंपली। एक तरीके से इट इज ए फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। ओके, अटॉल पढ़े हैं ना कि मालदीव एटॉल। एटॉल, एटॉल क्या है? देयर आर लो आइलैंड फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशन कंसिस्टिंग वो कोरल लीफ सराउंडिंग ए सेंट्रल डिप्रेशन। ये द्वीप किससे निर्मित होते हैं? सिंपल भाषा में समझिए, कोरल भित्ति, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप जो हैं, निर्मित द्वीप, सिंपल यही है एटॉल। बस इनका डिफिनेशन आप समझे रहिए, ये काम का है। अब हम आते हैं एक महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने, जो है महासागरीय धाराएं एवं लहरें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, महासागरीय धारा या हम कह सकते हैं लहरें। ये क्या हैं? धाराएं और कुछ नहीं है, एक तरीके से ऊर्जा हैं। क्या करती हैं? समुद्र में तापमान का वितरण, धाराएं मानसून में कैसे सहयोगी हैं, महाद्वीपों को कैसे प्रभावित करती हैं, जलवायु परिसंचरण में सहयोगी,
क्लाइमेटिक सर्कुलेशन जो कहते हैं, पर संचरण में बहुत इनका उपयोग है। ये तो इतना ज़्यादा है कि अब पूरी, जब आप पढ़ते हैं 8 टिपिंग पॉइंट्स दुनिया में, वो टिपिंग पॉइंट्स में एक ये भी हैं धाराएँ। ये बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं जलवायु को। जलवायु मौसम में अंतर जानते हैं कि अगर एक दिन में क्या बदलाव हो रहा है वो मौसम है, कम समय में। ओके, बड़े पैटर्न पे बड़े टाइम में क्या प्रभावी है, जलवायु दशाएँ हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो एक तो ये क्या करती हैं मौसमी धाराएँ, कहते हैं ना कि एक निश्चित मतलब कि ये रिप्रेजेंट करती हैं एक निश्चित पथ में एक निश्चित पथ और एक निश्चित दिशा में पानी की नियमित मात्रा का प्रवाह, यही है महासागरीय धारा। कुछ समझना है, क्या समझना है कि उत्तरी गोलार्ध में एक, अगर इसको मानते हैं विषुवत, तो उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब अपने हाथ को ऐसे दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त गति इनकी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। जी क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी का घूर्णन तो ये है भाई, पश्चिम से पूर्व है। हेरल्स लॉ यहाँ भी काम करता है, उसे अभी हम आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है, धाराएं हैं तो देखो तरंगों का ऐसे निर्माण इस रूप में चल रही हैं, तो ऊपर को हम कह रहे हैं श्रृंग या क्रस्ट, इसे कहते हैं गर्त या तरफ। ये होता है, ये कण ऊपर नीचे से दोलन करते हैं, नीचे दोलन कर रहे हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, यही होती है तरंग दैर्घ्य, इसे कहते हैं वेव लेंथ। अगर यहाँ का यहाँ से कितना पास कर रहा है तो यहीं से हम निकालते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ये जितना ही कम होगा उतना ही ऊर्जा ज़्यादा होगा। तरंग दैर्घ्य जितना कम, ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। ये आता है सुनामी को समझने में कि कैसे बड़ी मात्रा में, तो श्रृंग गर्त हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ओशनिक स्ट्रीम्स। सो पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन से तात्पर्य कोरियोलिस फोर्स, पृथ्वी के घूर्णन से एक डिफ्लेक्टिव फोर्स अराइज होता है, इसे हम कहते हैं, ये लिख दे रहे हैं 60 में, पृथ्वी के घूर्णन से एक आएगा विक्षेपण बल, इंग्लिश में लीजिए डिफ्लेक्टिव फोर्स, जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करता है, ये अब देखो ये पृथ्वी घूम रही है ना ऐसे, तो ये जो भी, अगर ये जो तरंगे मुड़ती हैं आप घूर्णन से ही समझेंगे, जो ये उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, जो ये आप व्यापारिक पौने पढ़ते हैं वह पौने जो मुड़ रही हैं, कोरियोलिस बल का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्यों? ये आती हैं एक्चुअली सीधे, क्यों आती हैं, तापांतर दाबांतर के कारण ऐसे सीधे आती हैं। पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो कोरियोलिस बल इतना
इस पे हम कहें तेजी से लगता है कि इनको खींचता है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही कर दूं, उसको यही से बराबर कर दूं, लेकिन बराबर ही पृथ्वी पे कर नहीं पाता है। ये पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर अवरोध जहाँ नहीं रहता, ऊपर जाके इसके हम कहें समानांतर हो जाते हैं, जिनको हम भू विक्षेपी पवन कहते हैं। आप इसको पढ़िएगा, भू विक्षेपी पवन। तो यही विक्षेपण बल है, इनको खींचता है। ऐसे धाराओं का तापांतर अलग है, धारा अगर सीधा जाना चाह रही है लेकिन पृथ्वी के घूर्णन से मोड़ रहा है, और यही जो बल काम कर रहा है इसी को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझने में सक्षम होंगे कि तापांतर दाबांतर के कारण अगर कोई धारा है, पवन प्रवाह है, सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इसको दक्षिणी गोलार्ध में अगर विषुवत की तरफ आ रहे हैं तो बाईं तरफ वो खींचता है, बाईं तरफ खींचता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में हम आ रहे हैं विषुवत की तरफ में तो ये दाईं तरफ खींचता है, देख रहे हो, दाईं तरफ खींचता है। तो यही है कोरियोलिस बल। इसी को हम फेरल्स नियम, फेरल का नियम भी कहते हैं, यही मुड़ने को। फेरल का नियम और कुछ नहीं है, यही है कि तरंगों का जो अगर हम विषुवत की तरफ आए दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण की तरफ से विषुवत की तरफ आ रहे हैं तो तरंगे अपने जिस तरफ जा रही हैं उससे बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, और उत्तर गोलार्ध से आने वाली अपने दाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। तो पृथ्वी का घूर्णन से प्रभावित होता आपने देखा। धारा और प्रवाह कैसे होगा भाई? तापमान से, टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ऊपर थोड़ा सा उठेगा, उभार होगा। फिर हम कहें जहाँ तलनी दूसरी तरफ में अगर ढलान है तो उधर की तरफ प्रवाहित होगा। लवणता कितनी है, लवणता से वो भारी हो रहा, हल्का हो रहा है। घनत्व से प्रभाव पड़ रहा है, दबाव से प्रभाव पड़ रहा है। बर्फ अगर पिघल जाएगा तो पानी की मात्रा हो जाएगी तो जल ठंडा हो जाएगा, तो उससे क्या जल नीचे की तरफ दबेगा। तो विभिन्न दशाएं, तो सबको समझना है कि कैसे प्रभावित होती हैं धाराएं। आप सिंपल दिमाग लगा सकते हैं। वैसे वायुमंडलीय कारक, वर्षा, हवा, वाष्पीकरण, सूर्यताप सब प्रभावित करते हैं। तटरेखाएं कैसी हैं, समझ रहे हैं, उनका शेप कैसा है, सीजनल वेरिएशन जो हो रहा है हम कहें हर महीने में, तो इनसे ये प्रभावित होते हैं। आइए अब एक हम की बनावट ईटी से ये कारक हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से, पीसीएस के लिए, यूपीएससी में ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ क्योंकि आपको समझना है। वो आपके समझ को लोग हमेशा जानना चाहते हैं। पीसीएस में तो आपको अधिकतर ध्यान रखना है कि कौन सी गर्म है, ठंडी है, जलधारा, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आइए अब देखते हैं महासागरीय धारा के जो कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ ओशियन करंट, टाइप ऑफ ओशियन करंट आप जान ही रहे हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर दो होती हैं, गर्म और ठंडी। ठंडी धारा, इसे हम कहते हैं वार्म करंट, इसे हम कहते हैं कोल्ड करंट, सीसी। अब मुख्य रूप से केवल दुनिया में देखेंगे, प्रमुख धाराओं को देखेंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि उन्हें अच्छे से आप दिमाग में बैठाने की किस प्रकृति की ये हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्थलाकृतियों के किनारे को समझ सकते हैं कि कैसे महाद्वीपों के किनारे पे यहाँ मरुस्थल हो रहा है, क्यों हो रहा है, धाराएं कैसी हैं। अलिनो लानिना इसी में आके चल के अभी आप देखेंगे। जब समुद्र की सतह पर पानी हवा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट, यानी जब हवा द्वारा जल धकेला जाता है एक तरीके से। कहाँ? समुद्री सतह पे। तो इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। आप पढ़े होंगे, अभी नीचे देखेंगे कि ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है, पश्चिमी पवन प्रवाह है दक्षिणी गोलार्ध वाले रीजन में। और जब जल बड़ी मात्रा में एक निश्चित दिशा में, जो पहले मैं बताया हूं, बड़ी तेज गति से
गति से गति प्रवाहित होता है, तो इसी को कहते हैं हम स्ट्रीम। स्ट्रीम, अब आप समझिए, दिस इज ड्रिफ्ट, पवन द्वारा धकेला जा रहा है, ड्रिफ्ट। बड़ी मात्रा में निश्चित दिशा में बहुत तेज वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसको कह रहे हैं हम स्ट्रीम। अब हम देखते, चलिए प्रमुख धाराओं को देख लें। दुनिया में अगर हूँ ये, दुनिया में अगर हूँ ये प्रमुख जो गर्म ठंडी धाराएं हैं, उसमें सिंपल सी बात है, ये जो है इक्वेटर, इक्वेटर के जो ऊपर नीचे होगा, ये विषुवतीय क्षेत्र है, समझ रहे हैं, गर्म क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर लगभग कोरियोलिस बल 0 होता है विषुवत पे। एक जानकारी आप यहाँ लिख लीजिए कि विषुवत पर कोरियोलिस बल 0 होता है, इसलिए यहाँ आकर के लगभग ये धाराएं से पैरेलल से हो जाती हैं दोनों तरफ वाली। तो देखना ध्यान से, ऊपर नीचे जो भी धारा होगी वो उनकी दिशा यही होगी, ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ। इनकी जो भी यहाँ पर होंगी वो सभी गर्म प्रकृति की होंगी। हमारे पेन से ही समझिएगा कि अगर मैं लाल यूज कर रहा हूँ, ये मतलब गर्म धारा और इसका मतलब ठंडी, बस। तो ये गर्म होंगी। अब उसका नाम अलग अलग है, देखो इसको कहेंगे उत्तर विषुवतीय धारा, इसको कहेंगे दक्षिण विषुवतीय धारा। मैं समझता हूँ ये क्लियर है। आगे प्रवाह यही है, तो ऊपर का सतही ड्रिफ्ट से प्रवाह से पानी धकेल के इस किनारे आ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका व्यापारिक पवनों का ही क्षेत्र है, ऐसे ऐसे पवनें भी बह रही हैं, तो पानी धारा धक्का के साथ में इधर आ रही है, तो इधर जो चल रही हैं धाराएं जो पहुंच रही हैं, ये गर्म प्रकृति की होंगी। जैसे यहाँ पर ब्राज़ील की धारा, मैं कुछ लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे अगुलहास की धारा ये। फिर यहाँ पर ईस्ट अटलांटिक करंट, ईस्ट अटलांटिक करंट, ऐसे यहाँ पर क्यूरेशियो की धारा, कुरेशियो, कैसे कुरेशियो धारा। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, मैं कहीं इसको रखा हूँ, ऐसे यहाँ पर, यहाँ से आप जब चलती है गल्फ स्ट्रीम जो चलती है, गर्म नाम ही है, तो गल्फ स्ट्रीम यहीं पर ये बन जाएगी इरमिंगर, यहाँ पर नॉर्वेजियन, ऐसे धाराएं यहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक धारा। ठंडी धारा आप कुछ देख लीजिए, ठंडी धाराओं में इधर है कैलिफोर्निया, ये है ठंडी धारा कैलिफोर्निया, प्रमुख धाराएं। यहाँ है कनारी की धारा, यहाँ है, ये प्रमुख धाराएं हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। बेंगुला की धारा है, ये जो इस रीजन में ध्रुवीय क्षेत्र में जो प्रवाह होगा, इसे हम कहेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। पश्चिम से जा रहा है ना, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह। जो इधर है ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो ये ठंडी होंगी प्रकृति से। लेब्राडोर यहाँ से आती है, ठंडी होगी। ओयासियो यहाँ आती है, वो भी ठंडी होगी। आपको लिस्ट दी जाएगी, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसे मैप पे बना के देख लीजिए। मैं अपने तैयारी के दौरान पूरा मैप पे चिपकाए रहता था। और ये जो घुमाव होता है ना, इसी चारों तरफ में, इसी बीच वाले क्षेत्र को हम जायर बोलते हैं, जिसे जायरे भी कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे साउथ अटलांटिक जायर, नॉर्थ अटलांटिक जायर, साउथ पैसिफिक जायर, नॉर्थ पैसिफिक जायर, जायरे भी बोलते हैं, इंडियन ओशियन जायरे। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। धाराओं की प्रकृति, बहुत धाराएं हैं। मैं अभी प्रयास करूंगा
मैं यार कहीं अभी देखा था उसको, गया जस्ट भूल। ओशियानिक करंट, ओशियानिक, ये भी गुरुवार में। ओके, तो या मुझे बहुत नहीं पता आप लोग कितना सोच पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अब तक का मैं जब सबसे बेस्ट फिगर ये देखा हूँ अब तक का, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये बनाए हैं, उतना है नहीं, ब्रिटानिका से है। लगभग सभी धाराएं इसमें है भाई साहब। आइए अब इसको, अब मिल गया है शिबाना, फोटो हम देख लेते हैं। या सो ध्यान से आप देखिए अगर, देखिए पैसिफिक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो आपको बताया था उत्तर में, इसीलिए इसको देखो ट्रायंगल की तरह कहते हैं। इसकी बनावट अगर ध्यान से देखोगे, साउथ वेस्ट देखो, ये इसी को जायर बोलते हैं, सब जायर है। देखिए गर्म धारा में क्यूरोसियो की धारा गर्म है, सुषमा की धारा देख रहे हैं आप, नाम नहीं सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, तस्मान की धारा है, सब गर्म धाराएं हैं। साउथ पैसिफिक, मेंचोर की धारा, पैसिफिक साउथ, फिर ये आगे देखो बढ़ता है नॉर्थ पैसिफिक में, सब आर्कटिक, अलास्का की धारा गर्म धारा, अल्यूशियन धारा है, गर्म धारा है। इधर आएंगे अटलांटिक वाले रीजन में काफ़ी धाराएं यहाँ हैं, गिनी की धारा, ये गर्म धारा है, अटलांटिक नॉर्थ धारा, फिर ये गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ रही है, अजोर्स की धारा गर्म धारा, नॉर्थ अटलांटिक गर्म धारा, इरमिंगर की धारा मिल रही है गर्म धारा, नॉर्वेजियन धारा गर्म धारा, यहाँ तक ये धाराएं जा रही हैं। ऐसे देखो साउथ अटलांटिक में ये इधर ब्राज़ील की धारा, इंपॉर्टेंट धाराओं को आप याद रखना। बस देखो गिनी ही आगे बढ़ के कैरिबियन बन जा रही है। कभी कभी ऐसे पूछता है कि ये धारा आगे चल के क्या बन रही है। फिर देखो सोमाली की धारा गर्म धारा, गुलहास की धारा गर्म धारा है, ये हो गया। ऐसे ही आपकी ठंडी धाराएं हैं, इधर देखो कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा, केनरी की धारा ठंडी धारा, बेंगुला की धारा ठंडी धारा, फिर इधर यमल, जेमिया, नोया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। ईस्ट ग्रीनलैंड धारा, वेफिन आइलैंड, ये ठंडी धाराएं हैं, लेब्राडोर ठंडी धारा, ये आपको ध्यान रखना है। जो ठंड ओयोशियो की धारा यहाँ जो है ये ठंडी है, क्यूरोसियो गर्म है, एनाडेड की धारा, लेमन धारा ठंडी धारा, इसमें बहुत धाराएं हैं। इसको वो इसी के आपके इसी पीडीएफ में ही रहेगा, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा ही है। देखो प्रवाह जो है, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, केप हॉर्न करंट ठंडी धारा, फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है। तो ये आपके हो गए प्रमुख धाराएं। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या विश्व के जो मछली पालने वाले प्रमुख क्षेत्र जहाँ जो मिलती हैं आपस में मत्स्य पालन के लिए धाराएं, उसे तो चूंकि ये काफ़ी ही आदर्श स्थिति होती है प्लवक की वृद्धि के लिए, इसीलिए यहाँ दुनिया में ग्रांड बैंक एक है जो न्यू फाउंडलैंड के पास है, अटलांटिक में, यहाँ पड़ेगा कहीं अटलांटिक में, इधर न्यू फाउंडलैंड यहाँ है कहीं ये वाले रीजन में। तो ग्रांड बैंक यहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की दोनों धाराएं मिलती हैं। जैसे अगुलहास बैंक जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ये वाले एरिया में अगुलहास, अभी देखो अगुलहास करंट है यहाँ जो मिलता है। ऐसे ये देखिएगा कहाँ कहाँ मिलता है, डोगर बैंक है अटलांटिक में ही, उत्तर अटलांटिक भाव कैनरी ठंडी मिलती हैं। तो ये बहुत ही आदर्श स्थिति होती है। ओके, एक और अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी का क्या रिलेशन है। तापमान लवणता, इसका क्या रिलेशन है। सैलिनिटी का क्या रिलेशन है। तो समुद्र का जो पानी
उसकी गर्माहट है जो हमको महसूस हो रही है सापेक्षिक रूप से, दैट्स टेम्परेचर। तापमान अगर कहें सबसे अधिक भूमध्य रेखा के तापमान जो होता है वो सबसे अधिक यहाँ नहीं होता है, ये यहाँ थोड़ा इसके अगल बगल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो दिन भर लगभग बादल छाए रहते हैं, पूरा दिन बारिश चलती है इस एरिया में, इसीलिए इसके थोड़ा सा अगल बगल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम तापमान ध्रुवों के पास होता है। तो यहाँ हमें कहिए तो लिख दें सर्वाधिक तापमान इक्वेटर पे नहीं, उसके ऊपर एंड नीचे। रीजन आप समझे हैं तो आप समझ, मैं लिख दूंगा कीवर्ड से समझ जाएंगे। क्यों? वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा, जिससे दिन भर बादल रहता है और बरसड़ होता है, बरसड़ से तापमान डाउन, तो इससे तापमान सापेक्षिक रूप से थोड़ा कम रहता है, अगल बगल में ज़्यादा होता है। तो लगभग 27 से 30 डिग्री तक होता है समुद्र की सतह का तापमान। अगर कहें सबसे कम तो पोलर रीजन में होता है, कितना? -1.9 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम तापमान। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आप जान रहे हैं, अक्षांश, जहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी तो वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, अदरवाइज कम होगा। हवाएं, तापमान, हवाएं उसके सतह के जल को ढकेल रही हैं तो यहाँ से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है तो वहाँ पर तापमान डाउन कर देगा। महासागरीय धाराएं सेम प्रभाव डाल रही हैं। अन्य कारक में पनडुब्बी, स्थानीय मौसम, चक्रवात, तूफान, कोहरा, सब आप जानते हैं, इसमें कुछ बचाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कौन प्रभावित कर रहा है। ओके ना, आगे हम बढ़ते हैं। महासागरीय ऊर्ध्वाधर वितरण अब हम देखते हैं महासागरीय तापमान का। तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, महासागरीय तापमान का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके लिए आप एक फिगर देख लीजिए। ये सबसे ऊपरी परत समुद्र की गहराई लगभग 200 मीटर है और पानी हम कहें गर्म और अच्छी तरह से मिश्रित परत है, जिसका औसत तापमान 20 से 25 डिग्री है। मतलब इस ये जो है मिक्स लेयर, देखो लिखा है मिक्स लेयर, 200 मीटर तक यूनिफॉर्म और चेंजिंग सैलिनिटी डेप्थ। तो यहाँ पर है लगभग आपका चेंजिंग स्लाइटली बहुत ही कम हो रहा है, तो यहाँ पर तापमान आपका 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इस 200 मीटर में। अपर मिक्स्ड लेयर है, गर्म ठंडा पानी क्यों प्रभावित हो रहा है? क्यों? किससे? महासागरीय धाराओं से, उथल पुथल से, चक्रवात, बहुत सारे कारक प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चेंजमेंट है, तो तापमान थोड़ा ज़्यादा है। इसके बाद 200 मीटर से 1000 मीटर की लेयर को कहा जाता है थर्मोक्लाइन लेयर, नाम याद रखिएगा। 200 से 1000 को थर्मोक्लाइन लेयर कहा जाता है। यहाँ टेम्परेचर कम होता है बहुत तेजी से, तो इसका ग्राफ देखेंगे तो पहले तो ऐसे थोड़ा कम डीके होगा, फिर तेजी से टेम्परेचर डीके होगा। सो यहाँ तेजी से तापमान घटता है। और थर्मोक्लाइन नीचे के लेयर के नीचे हम कहें कि 1000 मीटर से नीचे टेम्परेचर धीरे धीरे फिर गिरता है स्लोली अप टू 4000 मीटर तक। फिर उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ जो ये है आसियान का लगभग ये कांस्टेंट हो जाता है। एबेजल प्लेन एरिया या कहीं भी हम जाएं वहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज आप ध्यान से देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बना है ये देखो ट्रॉपिकल एरिया का है, उष्णकटिबंधीय है, ये शीतोष्णकटिबंधीय पोलर रीजन का। आप ये समझिए पीला वाला अपर मिक्स लेयर लगभग ये पोलर रीजन में नहीं होता है। इस ग्राफ का मतलब यही है, पोलर एरिया में ये नहीं होता है। क्यों? वो तो भाई बर्फ जमा है, तो ये सब तो लेयर का काम है नहीं है। ये देखो लेयर सबसे ज्यादा कहाँ, अगर कोई पूछे ट्रॉपिकल में है। फिर ये थर्मोक्लाइन लेयर कहाँ है? सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल में है। ये तो डीप वाली लेयर तो सभी जगह है, तो यहाँ पर थर्मोक्लाइन और अपर मिक्स लेयर अनुपस्थित है पोलर रीजन में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मिक्स्ड लेयर, ये समझने वाली बात है, एंड थर्मो
क्लाइन लेयर ये एब्सेंट है। क्यों? बिकॉज वहां पर आइस है भाई, आइस है, सब बर्फ वाला एरिया। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर कोई आपको कहे ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बनेगा। कि आप धीरे धीरे देखेंगे इस पे आप तापमान रखते हैं, ये मान लिया हो गया 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई 30 डिग्री तक जाएगा, तो कुछ ऐसा स्थिति होगी। तो ये मीटर में है, यहाँ नीचे मान लिया है 5 किलोमीटर, यहाँ है 200 मीटर, यहाँ है 1 किलोमीटर। अब देखो 200 मीटर तक तो 20 से 25 डिग्री है, तो यहाँ से अगर शुरू करेंगे 200 मीटर तक, तो 200 मीटर तक तो आएगा यहीं है, थोड़ा कम हुआ। फिर 1 किलोमीटर तक तेजी से ड्राफ होता है या ऐसे कुछ, फिर 4 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा यहाँ 4 डिग्री पे, और फिर वहीं स्थिर हो जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा आपका। ये जहाँ तेजी से बदलाव हो रहा है इसी को कहते हैं थर्मोक्लाइन लेयर। क्यों? क्योंकि ताप तेजी से यहाँ बदल रहा है इस क्षेत्र में, उसी को कहेंगे थर्मोक्लाइन लेयर। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वन, सैलिनिटी या लवणता। पोषक तत्व जीव जंतु समुद्र में विभिन्न खनिज जैसे हैं, तो इन्हीं से वहां पर लवण की मात्रा होती है। तो अगर हम कहें जल में 1000 ग्राम जल में लवण की मात्रा, यही है लवणता। इसे हम व्यक्त करते हैं, चूंकि 1000 ग्राम में परसेंट क्या होता है 1/100, और ये 1/1000 में हम देख रहे हैं, तो 1/100 को हम डिनोट करते हैं ऐसे। इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई? यहाँ 3 जीरो नीचे है, तो ये तो आ गया एक थी में, एक एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो इससे हम व्यक्त करते हैं, इसका संकेतिक चिन्ह है। घुले लवण की बात करें तो आपको एक क्रम जरूर याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्लोरीन Cl, और सेनल के बयान था आप लोग हमें डोलो, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है लगभग 19%। सोडियम, इसमें एग्जैक्ट डेटा लिखा है तो 10.5% ऐसे देखिए। फिर सल्फेट 2.65%, फिर मैग्नीशियम 1.28%, फिर कैल्शियम। अब ये आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है अभी, ये क्लोरीन, फिर सोडियम। अरे NaCl का फार्मूला है, तो सबसे ज़्यादा Cl तो रहेगा सिंपल, और उसके बाद Na, ये चटपटा लग रहा है Na, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन फिर सोडियम, दो तो यहाँ से निकाल लोगे आप। फिर सल्फेट होते हैं, सल्फेट मतलब SO4 डबल माइनस, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम। एक क्रम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, और फिर कैल्शियम। ये है आपके साहब जी लोग। ये हो गया, आपको ध्यान रखना है। अब लवणता को हम देखेंगे, तो हो गया भैया कि कितना क्या है उसमें प्रमुख लवण प्रभावित करने वाले कारक। ये भी भाई इसमें भी पूछेंगे, काहे नहीं, करने वाले कारक। वाष्पीकरण, भाई अगर पानी उड़ गया तो लवणता बढ़ नहीं जाएगी, तो वाष्पीकरण जितना अधिक होगा लवणता उतनी अधिक होगी। वाष्पीकरण से जल उड़ जाएगा, लवण की मात्रा फिर उतने ही जल में ज़्यादा हो जाएगी अनुपात। वर्षा, अगर वर्षा की मात्रा, मैं रिलेशन भी साथ में समझा दे रहा हूँ, वर्षा की मात्रा अगर अधिक होगी तो लवणता कम होगी। अरे भाई पानी ज़्यादा हो गया उसमें तो लवणता कम हो जाएगी। अभी अलग बात है कि लवणीय वर्षा ही हो रही है, वो अलग बात है। नदियों से ताज़ा जल, नदियों से
ताजा जल जाएगा तो इससे भी क्या होगा, नदियों का पानी स्वच्छ होता है तो इससे भी लवणता कम होगी। फिर बर्फ, बर्फ से देखो, अगर बर्फ जमेगा, ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अपने आप में हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझना। वाष्पीकरण अधिक है, लवणता अधिक है, वर्षा अधिक है, लवणता कम है, पानी बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, अगर भैया इसमें नमक डाल दिए हैं, ये नमक है, दिमाग ही आपको लगाना, और ये है पानी, पानी, नमक उतना स्थिर है, खाली पानी ही चेंज होता है समुद्र में। अगर पानी बढ़ाओगे तो लवणता कम होगी, पानी घटाओगे लवणता अधिक होगी। अब आपको ही देखना है कि किससे पानी बढ़ रहा है, किससे पानी कम हो रहा है, वही सिंपल रिलेशन लवणता से है। वाष्पीकरण में जल कम हो रहा है, जाहिर सी बात है कि लवणता बढ़ रही है। वर्षा ज़्यादा हो, जल पानी ज़्यादा हो रहा है, लवणता कम हो रही है। नदी से ताज़ा जल जा रहा है, लवणता कम हो रही है। बर्फ़ अगर जम रहा है तो बर्फ़ लवण लेके कम जमता है, पानी केवल जमता है। तो बर्फ़ अगर जम रहा है तो लवणता बढ़ जाएगी, क्यों, पानी कम हो जाएगा, लवण बचे रहेंगे, पानी तो सब जम गए। अगर बर्फ़ पिघलेगा तो लवणता कम हो जाएगी। ऐसे आपको समझना है एक एक पॉइंट को। समुद्री धारा का मिश्रण, यह देखना, उसमें चूंकि दोनों तरफ लवण उतने रहते हैं तो अन्य कारक पे डिपेंड करेंगे। ऐसे ही प्रभाव डालें, मैं प्रभाव में ही आपको रीजनिंग भी बताया हूँ, ये ध्यान रखिएगा। प्रचलित हवाएं, हवाएं ऊपरी सतह के जल को अपने साथ लेके चली गई, नीचे का ठंडा जल ऊपर आ गया, अब वो लवणता पे अलग प्रकार से प्रभाव डालेंगी। अब ये आपका है सबसे महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट। ये इसको आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इसे पूछेगा कम होगी ज़्यादा होगी, कैसे, इसे भैया पानी कहाँ कम ज़्यादा हो रहा, इसी से लवणता प्रभावित होगी। अब देखते हैं दुनिया में मैक्सिमम लवणता वाले क्षेत्र को, थोड़ा नोट कर लीजिए। मैक्स लवणता, एक्चुअली सबसे ज़्यादा लवणता वॉन झील शायद तुर्की में है, तो वॉन झील, लेक वॉन, वान झील, तुर्की, तुर्की बोलो भैया, नाम चेंज हो गया है। तो वहाँ पर है 330 ग्राम प्रति किलो में, इतना नमक, 1 किलो पानी पियोगे मर ही जाओगे। उसके बाद है मृत सागर, 238, फिर ग्रेट साल्ट लेक, महान लवणीय झील, यूएसए में है, यहाँ है 220। मृत सागर देखिएगा, मिलिट्री के पास में है। अब भैया ये हो गया लवणता। अब इसका हॉरिजेंटल एक बार देख लीजिए कि हॉरिजेंटल वितरण क्या है। इसके लिए आप उसी पेज में पॉइंट दिए भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं बाबू। ओके, सामान्यता जो समुद्र में लवणता होती है वो 33 से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में होती है सामान्यता। अगर भूमि, अब देखो, अब आपको हम बताते हैं पानी कम होने का मतलब। अगर भूमि से कोई क्षेत्र गिरा हुआ है, जैसे लाल सागर, और लवणता यहाँ क्यों ज़्यादा होगी समझिएगा। लाल सागर भूमि से घिरा है, तो उससे क्या होगा, भूमि से गिरा है, वहाँ महाद्वीपीय प्रभाव पड़ेगा, स्थल का गर्मी वहाँ ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि महासागरों से कनेक्ट ना होने के कारण में जल मिश्रित नहीं हो पा रहा, तो वाष्पीकरण होकर उड़ रहा है, इसलिए यहाँ लवणता बढ़ जाती है थोड़ी सी, कितनी, 41 हो जाती है। नदी के मुहाने पे आपको बताया कि ताज़ा जल मिलता रहता है, तो इसमें उतार चढ़ाव आता है। ये कहीं 0 से 35 तक, एकदम जस्ट नदी के मुहाने देखोगे तो लौटता तो कुछ नहीं रहेगी भाई। अब गंगा जी का पानी जहाँ बंगाल की खाड़ी मिला वहाँ जस्ट लौटता नहीं रहेगी, लेकिन जैसे दूर जाओगे लौटता बढ़ती जाएगी। गर्म शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, आपको पहले बताया, सब आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा चुका हूँ। वाष्पीकरण से लौटता क्या होती है कि 70 तक पहुँच जाती है। प्रशांत महासागर में विभिन्न कारणों से होगी। हिम के पिघलन से लवणता प्रभावित होती है। तो ये हो गया लवणता का क्षैतिज वितरण, ये हो गया क्षैतिज वितरण।
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अब आते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। वर्टिकली क्या होता है आपको समझाया गया कि वाष्पीकरण से ज़्यादा होने से लवणता बढ़ रही है, या नदी के पानी आने से लवणता कम हो रही है। तो गहराई पे लवणता लगभग यह बात तय है कि वहाँ पानी न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए तो लगभग फिक्स होती है गहराई पे। तो अगर हम कहें सतह पर पानी कम ज़्यादा होने से लवणता प्रभावित होती है। नीचे सतह के नीचे हम कहें जलीय सतह के नीचे न पानी में बदलाव होता है और न लवण में, तो इससे क्या होता है लगभग स्थिर। लेकिन नहीं, आप पढ़ते हैं कि अपवेलिंग होता है, पानी ऊपर उठ रहा, तो वहां चेंजमेंट आता है। तो आम तौर पे अगर हम देखते हैं गहराई पर जाने पर लवणता बढ़ रही है, लेकिन एक क्षेत्र में तेजी से बढ़ती है। इसे कहते हैं, जैसे वहां पढ़े थे कि एक क्षेत्र में 200 मीटर से 1000 मीटर तक तेजी से टेम्परेचर में गिरावट हो रही है, तो उसको हमने कहा था थर्मोक्लाइन। और यहाँ पर तेजी से लवणता बढ़ रही है उस रीजन में, उसी को कहते हैं हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन। तो ये शब्द आपको ध्यान देना है कि जहां ये बढ़ रहा है उसको हम कह रहे हैं हेलो, मतलब होता है लवण, तो हेलोक्लाइन कहते हैं। शार्पली बढ़ता, तेजी से बढ़ता है। तो हो गई लवणता की जानकारी। एक दो इन्फॉर्मेशन और हम देख लेते हैं, बहुत अच्छे भारत के संदर्भ में है। एल नीनो एंड ला नीना, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, उसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है। इतने कम टाइम में हमारा उद्देश्य है कि आपको थोड़ा रिकॉल आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल आ जाए कि कुछ काम आए, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि 1 घंटा में आप पूरा चैप्टर कवर करें। आप उस मजबूरी को समझ रहे होंगे, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कितना जल्दी से हम कवर करें। 1 घंटे में कैसे कवर करें, तो आप अपने हिसाब से उसको पढ़िएगा किताब को। हम केवल पूरा आपको इस समय मेमोराइज कराना चाह रहे हैं कि मे भी आप साल 2 साल से ना पढ़े हो, 1 साल छूट गया हो, कहीं पढ़ रहे हो दूसरे सब्जेक्ट को, तो वो दिक्कत आई हो। अब देखो अल नीनो और ला नीना, और दोनों मिलकर के ये कहलाते हैं, एक साउथ ऑक्सीलेशन आता है, उन्हीं को कहा जाता है इनसो। कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीना। ये और कुछ नहीं है, एक पिक्चर आपको पहले हम दिखाएं। ये जल की सतह के तापमान का अचानक से बढ़ना ही ये घटना है, और नथिंग मोर देन दैट। ये ध्यान से इस पिक्चर को आप देखें। नॉर्मल ईयर, एल नीनो ईयर, आप नजर डालिए। सामान्य वर्ष जब होता है तो एशिया, ये घटना मुख्यतः कहीं ना कहीं प्रशांत से जुड़ी हुई है, प्रशांत महासागर से। तो ये क्या, जब नॉर्मल ईयर रहता है तो ये जो है दक्षिण अमेरिका का तट, यहाँ पर ठंडी जलधारा होती है, ठंडी जलधारा।
ये देख रहे हैं कि ये साउथ दक्षिणी प्रशांत करंट है, ये आपकी दक्षिणी विषुवतीय है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये है साउथ पैसिफिक करंट। ये स्थिति नॉर्मली यहाँ ठंडी हो रहती है, मतलब ये जलधारा ठंडी होती है। और जब एल नीनो ईयर उसे कहते हैं जब यही ये करंट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। यहाँ पर ये गर्म जलधारा, तो इसी को कहते हैं हम एल नीनो ईयर। जब यहाँ पर गर्म ऋतु होती है तो भारत के संदर्भ में वर्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म होने से ये ऑस्ट्रेलिया का किनारा, ये हमारे रीजन में जो वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक हैं, ये यहाँ ठंडा हो जाता है, इसीलिए वर्षा। तो एल नीनो में क्या होता है भारत में, दक्षिण यहाँ यहाँ गर्मी हो गई भाई, बम्पर बारिश होगी। क्यों? स्पीकरण होगा, यहाँ तापमान में गर्म होकर जल इसके साथ में आर्द्रता युक्त पवनें ऊपर उठ रही हैं, अब भारी बारिश कर रहा है। लेकिन यही बगल ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इस रीजन में ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी को तो इधर की करंट ठंडी हो गई, फिर भारत के मानसून को ये कमजोर कर देती है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि एल नीनो और कुछ नहीं है, एल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का गर्म होना है। यानी कि ये पूर्वी, ये प्रशांत है, ये सब आप जोड़ लेंगे तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के चिली के कह सकते हैं, चिली, सीधा चिली लिखो, मैं सब कुछ चिली भी लिखो, तो मतलब चिली के तट का, कौन सा तट? पश्चिमी तट गर्म होना। तो इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में सूखा। इससे क्या होगा? चिली तट पे भारी बारिश, भारी बारिश भाई। अभी आप देखे थे जब हम धारा वाले में पढ़ रहे थे, हाँ चिली, ये पेरू की धाराएं रहती हैं, ठंडी धारा है। और जब एल नीनो का 6 साल होता है तो ये गर्म हो जाती है, पेरू की धारा हट जाती है, रिप्लेस हो जाती है वही जो अब कह सदर्न इक्वेटोरियल करंट से, कि इसका उद्भव यहाँ से पहले हो रहा है, अब ये यहाँ तक इसका प्रभाव हो रहा है। सूखा तो क्या होगा? भारत एवं साउथ ईस्ट एशिया में मानसून कमजोर। ये बड़े स्तर पे प्रभाव। अब लानिना क्या है? लानिना इसी के जस्ट अपोजिट वाली स्थिति है, लानिना उसी की अपोजिट स्थिति है। तो 6 अमेरिका उतर के पानी ठंडा हो जाता है, यानी चिली का तट, चिली के पश्चिमी तट में गर्म धारा होना, तो यहाँ पर ठंडी धारा हो जाती है, ठंडी धारा हो जाएगी। तो ये जो होता है भारत में वर्षा का साइकिल, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के रीजन में गर्म हो जाएगा। इंसो क्या है? ये चरण है कि यही जो ठंड गर्म हो रहा है, ये कभी यहाँ गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, इन्हीं को जोड़ करके हम कहते हैं इंसो। इंसो क्या होता है कि एल नीनो लानिना हम पढ़ते हैं, इन्हीं को सामूहिक मिल करके, जैसे लानिना है, इंसो, एल नीनो लानिना। सो का मतलब साउथ ऑस्किलेशन, ऑक्सीलेशन। ये है कि यही जो क्रमागत रूप से ठंडा गर्म हो रहा है, और ये कुछ नहीं है इंसो। लानिना और एल नीनो मिलकर के टुगेदर लानिना एंड एल नीनो आर कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड क्या होता है? ठंडा हो जाएगा। तो यही इन्हीं फेज को, जो ठंडे और गर्म फेज को हम इंसो कहते हैं। एल नीनो साउथ ऑस्किलेशन, ये तो आप जान ही रहे हो, एल नीनो
एल नीनो, इन्हीं को मिल करके कह रहे हैं कि ला नीना एंड एल नीनो आर कोल्ड एंड वार्म। इसी के कोल्ड और वार्म फेजेस को, इंसो के ये ठंड और गर्म फेज, गर्म फेज को ला नीना कह रहे हैं और ठंडे वाले फेज को एल नीनो कह रहे हैं। ओह सॉरी, गर्म वाले फेज को ये एल नीनो है ना, गर्म वाले फेज को एल नीनो और ठंडे वाले फेज को ला नीना। इन्हीं इंसो, इन्हीं को सामूहिक रूप से इंसो कहते हैं, इन्हीं के फेज हैं। और जानकारी, एक समुद्री लहरें, तो लहरों के बारे में तो मैं आपको बता दिया हूँ। इन्होंने लिखा है ओशियन वेव्स, समुद्री लहरें। लहर वही है, एनर्जी है, जिसे मैं बताया। वेव्स आर एनर्जी नॉट द वाटर व्हिच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। तो ये एनर्जी हैं जो समुद्री सतह पर गति करती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ओशियन वेव्स। स्मॉल सर्कल में चल रही हैं बिकॉज वाटर बॉडी, waves travels because wind pushes the water body it in course while gravity pulls the crest of the waves downward. The falling water phases a form of upwards. ये बता रहे हैं भाई साहब लोग, कोई काम का बात नहीं है। इनकी गति की, पानी वेव्स की गति कैसे हो रही है, तो ऐसे कुछ होती है। तो ये वेव है, वेव प्रोपोगेट करती है। अब देखो प्रोपोगेट कैसे करेगी। ये ऊपर वाले को हम कहते हैं क्या, क्रेस्ट, आपको बताया था श्रिंग। इसको क्या कहेंगे, ट्रफ, जिसे गर्त कहते हैं। हिंदी वाले देखें श्रिंग, ये है गर्त। अब देखो ये ऊपर है तो ये नीचे गिरेगा, तो अगली बार में नीचे जाएगा। ये नीचे गिरा है तो भाई नीचे गिरा है, वो ऊपर उठेगा, समझ रहे हैं। तो ये नीचे गिर रहा है और ये फिर आगे ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा और ये भाई लोग नीचे गिरेंगे। फिर ऐसे ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ये नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। जल भरा है इसे। अब ये लगभग, अब ध्यान से आप देखेंगे कि अब यहाँ एक और होगा जो नीचे गिरेगा, तो लगभग सर्कुलर मोशन करते हैं, तो नई वेव का फॉर्मेशन होगा, नई वेव्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों, ये ऊपर उठा। अब देखो ये नीचे वाला ये यहाँ ऊपर उठ गया, ये ऊपर वाला यहाँ नीचे गिर गया, तो ये लगभग ऐसे सर्कुलर वृत्तीय गति करते हैं इन्हीं को। तो इन्हीं से वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, ऐसे प्रोपोगेट करती हैं, आगे बढ़ती हैं। अब इसमें आपने देखा कि यह है क्रस्ट श्रिंग, यह है गर्त। दो, चाहे हम ये गर्त गर्त उठा लें, चाहे ये श्रिंग श्रिंग उठा लें, इनके बीच की दूरी मैं आपको बताया था वेव लेंथ है। अगर इसको हम देखें, इस फॉर्मेशन को, जैसे आपने देखा कि ऐसे ऐसे इसका एक मिड पॉइंट, मिड लाइन हम खींचें, ये आएगा ऐसे कुछ। तो ये जो है ऊंचाई, यहाँ से आधार लाइन से हम कर सकते हैं, इसी को कहते हैं आयाम, या इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम तरंग की ऊंचाई है। अगर टोटल कहें तो इस पूरी हाइट का ही हाफ होता है टोटल ऊंचाई का। तो ये आयाम है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तरंग की ये, इसे कहते हैं हम तरंग की ऊंचाई। ये एक क्रेस्ट और थ्रफ के बीच की दूरी, इसे कहते हैं हाइट तरंग की। ये अब एक आता है कि ये सभी साइंस का काम है। तरंग दैर्घ्य तो आप देखिए, तरंग अवधि आता है, पीरियड इनका क्या होगा। पीरियड, पीरियड मतलब कि ये दो हैं, तो अगर दो चाहे क्रमागत या श्रृंग हो या गर्त हो, तो इन्हें किसी एक बिंदु से पास होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम कहते हैं, दो क्रमागत चाहे श्रृंग हो या गर्त हो, उन्हीं को हम कहते हैं पीरियड।
तो ये आपका हो गया प्रमुख समुद्र का चैप्टर, काफ़ी थोड़ा लेंदी है। लवणता, महासागरीय धाराएं आप देखिए, उसकी बनावट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको मैं हटा दूंगा अभी। तो नहीं, आप अच्छे से देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप समझने में सक्षम होंगे। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद।